हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमरा। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स मतलब इंटरपोल फोर्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े कल, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। उसके बारे में सीखा सब कुछ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज है, क्या यूनिट्स हैं, वो सब बातें। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसेस के बारे में, कुछ और भी बातें जो हम सीखेंगे नहीं। और एक बिल्कुल छोटी सी बात रह गई थी कल, आई थिंक मुझे वो ध्यान में बाद में आई वीडियो में, कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो बार के टर्म में भी लेते हैं। वो बहुत पुरानी यूनिट है, बट हम बार के टर्म में भी लेते हैं। और बार और एटमॉस्फेयर जो होता है वो नियर अबाउट इक्वल होता है। नियर अबाउट जो हमारा 1 बार होता है, हमारा वो 1 बार हमारा 0.987 एटमॉस्फेयर होता है, बट हम उसको नियर अबाउट 1 ही मानते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो 1 बार ओवर एटमॉस्फेयर को नियर अबाउट इक्वल समझते हैं, ओके। बट एक्चुअली वो इतना होता है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रेशर की यूनिट आपकी बार भी होती है, ये इसमें आपको थोड़ा सा बताना रह गया था, अदरवाइज हमारा सब हो गया था। ठीक है, चलिए तो आज हम बिल्कुल नई चीज सीखते हैं। अब करते हैं बिल्कुल नई बात है। देखिए इसमें होता क्या है, आज मुझे टॉपिक पढ़ना है। आज का हमारे टॉपिक का नाम है गैस लॉ, गैस लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। आज हम गैस लॉज की एबीसीडी सीखेंगे कि व्हाट इज द एबीसीडी ऑफ गैस लॉज। उसके बाद हम आगे टॉपिक समझेंगे, ओके। मैं देखिए वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एबीसीडी। एबीसीडी आप ऐसे याद रख सकते हो कि गैस लॉ की एबीसीडी याद करनी है। क्या याद करनी है? एबीसीडी याद करनी है। क्लियर? कैसे? देखिए, ए का मतलब होता है अमेंटल लॉ, जो हमें पढ़ना है, अमेंटन्स लॉ, ओके। बी से हमें पढ़ना है बॉयल लॉ। क्या पढ़ना है? बॉयल लॉ, ठीक है। सी से क्या पढ़ना है हमें? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्लियर। और डी से क्या पढ़ना है हमें? डाल्टन लॉ, ओके। तो गैस लॉ से क्या पढ़नी है? गैस लॉ की हमें एबीसीडी पढ़नी है। हाँ, ए से आप एक नाम और दे सकते हो गैस से रिलेटेड, अवोगाड्रो लॉ। ये दोनों ही लॉ में पढ़ने हैं, तो ये दोनों ए से आते हैं, तो आप किसी का नाम भी ले सकते हो पहले, अवोगाड्रो लॉ, ओके। तो ये हो गया आपके 4 लॉ, 5 लॉ, सॉरी 1 2 3 4 5। एक और दोनों कंबाइन कर लिया। एबीसीडी जी, इज्जत से बोलना हमको, एबीसीडी जी कहां गए थे? एबीसीडी जी कहां गए थे? तो एबीसीडी जी, जी मींस होता है ग्राम लॉ, ग्राम्स लॉ। तो ये आपके कुछ लॉ हैं गैसेस से रिलेटेड, जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। सारा का सारा चैप्टर जो है वो बेसिकली लॉ पे ही बेसिकली डिपेंड करता है कि लॉ आपको अच्छे से आने चाहिए। जो नीट और जेईई के बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ से बच्चों के लिए ग्राफ आते हैं ऑप्शन में, कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको पूछते हैं कि कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है, या किस लॉ को ये ग्राफ फॉलो शो कर रहा है। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस लॉ से रिलेटेड, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा, ओके। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि लॉ कौन कौन से होते थे। तो गैस लॉ की एबीसीडी सीखनी है, और एबीसीडी को इज्जत से बोलना है, एबीसीडी जी, एबीसीडी जी। तो ए फॉर अमेंटन्स लॉ या अवोगाड्रो लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ, डी फॉर डाल्टन लॉ एंड जी फॉर ग्राम्स लॉ, क्लियर। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं बी से, बॉयल लॉ से, फिर हम बाकी लॉज को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो आपको बाकी सारे बहुत इजी लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत इजी वाले लॉ को उठा रहा हूं, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। क्लियर हो गया? तो चलिए साफ करें इसको, नोट कर लीजिएगा भाई, इसको अच्छे से, काम आएगा आपको बहुत, तरीका ये। लॉ की सभी आपने लिख लिए होंगे, लोग कौन से पढ़ने हैं, बारी बारी से सभी लोगों को पढ़ेंगे, ओके। कल आपने नोट्स देखे होंगे प्रीति के, कैसे लगे आपको? अच्छे लगे? आप भी भेजिए भाई, आपके नोट्स में मैं दिखाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉयल लॉ के बारे में। बहुत आसान सा है, मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, उससे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ में आ जाएगी क्या करना है।
मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या लगा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस भर दी। गैस कौन सी भरें, कौन सी फेवरेट गैस थी मेरी, देखिए सर आपकी फेवरेट गैस थी O2, तो हम O2 ही भर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या भर दी, ये हमने इसके अंदर O2 गैस भर दी, ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात। और इसके ऊपर लगा देते हैं पिस्टन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम शो कर देते हैं आपका एक पिस्टन जो कि कंप्रेस कर सकता है गैस को, दबा सकता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए अब इस गैस ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम तक कवर करी है। हमने कल क्या सीखा था कि जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है। तो गैस ने इतनी वॉल्यूम कवर की हुई है, तो गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी होगी। तो लेट कर लेते हैं भाई कि यहां से यहां तक की जो टोटल वॉल्यूम है, ये वाली टोटल वॉल्यूम है, इसको V1 मान लेते हैं कि जो सारी वॉल्यूम है V1 है, ठीक है। और इस टाइम कुछ ना कुछ देखिए गैस प्रेशर भी लगा रही होगी। प्रेशर भी सिखा रहा है, प्रेशर कैसे लगाती है गैस पार्टिकल, प्रेशर कैसे लगाती है कि वो वॉल्स पर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो उस फोर्स की वजह से क्या आता है, प्रेशर आता है। तो गैस इस टाइम पर कुछ ना कुछ प्रेशर भी लगा रही होगी। तो मान लेते हैं भाई इस टाइम पर जो गैस का प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है वो P1 है। क्या है वो, P1 है। बात समझ आ रही है। वॉल्यूम क्या है, V1 है। प्रेशर क्या है, P1 है। अब गैस है, मैटर है, कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा। तो टेम्परेचर हम कितना मान लेते हैं भाई, इसका टेम्परेचर T है। कितना है, T टेम्परेचर है। समझ में आ रही है बात। चलो आप सर ये भी 1 माना, ये तो ये भी 1 मान लो, तो चलो इसको भी 1 मान लेते हैं। तो इसको T1 मान लिया। तो टेम्परेचर कितना हो गया, T1। प्रेशर कितना है गैस का इस टाइम पे, P1। और वॉल्यूम कितनी है, V1। अब क्या कहता है, अब मैं कर रहा हूं कि अब मैं इस पिस्टन को दबा देता हूं। इस पिस्टन को दबा देते हैं तो ये पिस्टन यहां आ गया, यहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है। अब पिस्टन ये यहां आ गया तो गैस पार्टिकल सारे दब के यहां आ जाएंगे। जितने भी आपके गैस पार्टिकल हैं वो सारे के सारे गैस पार्टिकल आपके दब के यहां पे आ रहे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब पिस्टन दबाया हो तो क्या होगा, गैस पार्टिकल ज्यादा नीचे आ गए तो और भागने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो अब प्रेशर कितना हो गया, अब प्रेशर हमारे पास हो गया होगा P2 हो गया होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए, पहले वॉल्यूम इतनी कवर कर रहे थे, अब वॉल्यूम इतनी कवर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम अब कितनी रह गई, इतनी रह गई। इसको मान लिया V2। लेकिन कहता है कि जब ये प्रोसेस आप करो तो इस प्रोसेस के दौरान आपको जो टेम्परेचर है, आपको जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको T1 ही रखना है। यानी टेम्परेचर क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। तो आप साफ देखिए भाई कि जब गैस का प्रेशर हमने बढ़ा दिया, जब गैस का प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो गैस की वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। यही तो बॉयलर था। समझ में आया बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर क्या होता है कि जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम कम हो जाती है। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब गैस का प्रेशर कम कर देंगे तो गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो गैस का प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गया। थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बोयल लॉ प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, कब आएगा ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोयल लॉ। आसान सवाल है। ये बताया था भाई 162 के अंदर, इधर तब बताएगा नहीं था तब उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से बात समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया भाई बहुत अच्छे से कि क्या किया हमने, प्रेशर को बढ़ाया, जैसे हमने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। तो यही आपसे कह रहा है बॉयल लॉ। क्लियर। चलिए जी, ये आपको मैंने डेफिनेशन समझा दी कि बॉयल लॉ हमें गैस के बारे में क्या बताता है कि जब भी किसी गैस का आप प्रेशर चेंज करोगे तो उससे वॉल्यूम भी चेंज होगी, लेकिन वो दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन ये बिहेवियर हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब गैस का प्रेशर हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें। क्लियर। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीवी इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, के लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात का क्या मतलब है समझिए, मान लीजिए जब गैस का प्रेशर P1 था तो उस टाइम उसकी वॉल्यूम कितनी थी, V1 थी। फिर क्या कह रहा है कि फिर हमने उसका प्रेशर कितना कर दिया, P2 कर दिया, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई उस टाइम पर, V2 हो जाएगी। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आपका P1 का और V1 का आएगा वही प्रोडक्ट आपका P2 और V2 का भी आएगा, और वो इक्वल किसके आएगा, किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर होगी कि जब गैस का प्रेशर P1 था तो उस टाइम गैस की वॉल्यूम कितनी है, V1। तो जब मैंने गैस का प्रेशर P1 से P2 कर दिया तो गैस की वॉल्यूम V1 से V2 हो गई। लेकिन रूल ये कहता है कि जो प्रोडक्ट P1 और V1 का आएगा सेम वही प्रोडक्ट आपका P2 और V2 का भी आएगा, और वो किसी एक नंबर के इक्वल आएगा, दैट इज K। तो यहीं से मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। ये इसकी जनरल फॉर्म है कि कोई भी प्रेशर हो, कोई भी वॉल्यूम हो, उनके प्रोडक्ट जिस प्रेशर पर उसकी वॉल्यूम होगी, नॉर्मल सी बात है ना, तो जिस प्रेशर पर उसकी जो वॉल्यूम आएगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। यहां तक क्लियर हो गई। बट ये कब आएगा, जब टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। ये चीज आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आती है न्यूमेरिकल्स में काम आपके, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अच्छा जी एक चीज और देखिए अब, और क्या, और कैसे काम रिप्रेजेंट, ये सारी रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं भाई बोयल्स लॉ को। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका और बनता है रिप्रेजेंटेशन का, क्या बनता है देखिए, PV इक्वल टू K है, यही है। ओके, तो दोनों तरफ लॉगरिथम लीजिए, तो लॉगरिथम लेते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ PV इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K, यही होगा। अच्छा जी, अब लॉगरिथम ऑफ A इंटू B क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ A इंटू B होता है लॉगरिथम ऑफ A प्लस लॉगरिथम ऑफ B। इट मींस कि यहां लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ P प्लस लॉगरिथम ऑफ V इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K। ठीक है, तो यहां से ये लिख लें कि लॉगरिथम ऑफ P इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K माइनस लॉगरिथम ऑफ V। चेंज क्या हो सकता है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो K क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन बन गई कि y इज इक्वल टू mx प्लस c प्लस mx। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई, सीधी लाइन की इक्वेशन। मैथमेटिकली अगर सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करते हैं। तो आप कंपेयर कीजिए कि y एक्सिस पे क्या आएगा, log p, x पे क्या आएगा, log v, इंटरसेप्ट कितना होगा, log k, और स्लोप कितनी होगी, स्लोप m, स्लोप होगी आपकी -1 क्योंकि माइनस आ गई। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया बॉयल्स लॉ को। तो आई होप कि आपको ये सारे तरीके समझ में आए होंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ। क्लियर हो गया, सारे अच्छे समझ में आ गए। याद रहेगा रिलेशन बॉयल ने क्या बताया था, बॉयल ने क्या बताया था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, साफ करते हैं। चलिए जी, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद आपसे पेपर में क्या पूछते हैं, ग्राफ भी पूछते हैं। इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्टली आपसे ग्राफ ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इनके ग्राफ आना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ बहुत अच्छे साफ साफ बनाइएगा। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला जो हम ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बोल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सबसे पहले ग्राफ बना कर सकते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बस सीधा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो जब सीधा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो
ये हमने लिया एक्सिस, और यहाँ लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ हम लेते हैं वॉल्यूम, यहाँ हम लेते हैं प्रेशर। तो इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो मतलब जब वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ाते जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, ये कर्व आएगी आपकी। और कब आएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ये कर्व आती है, इस कर्व को क्या बोलते हैं बेटा, इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये कर्व का नाम क्या है, हाइपरबोला जो आया है, ये हाइपरबोला है मैथमेटिकली, इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व आ रही है, उस कर्व को क्या कहते हैं, उस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। तो ये आपका पहला ग्राफ हो गया जो रिप्रेजेंट करता है बॉयल लॉ को। क्लियर हो गया, चलिए जी यहां लगाते हैं लाइन। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, दूसरा कर सकते हैं ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम। ध्यान से देखिए बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट प्रेशर और 1/वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर 1/v को मैं कुछ नई क्वांटिटी मान लूं, मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा था, मैं लिख रहा था कि प्रेशर जो होता है वो 1/v होता है। अगर मैं इसको पूरा एक नंबर मान लूं, तो p कुछ नया नंबर आ गया, x मान लिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे 1/v की वैल्यू बढ़ेगी, या उल्टा बोल सकते हैं कि जैसे 1/v की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे p की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपका सेकंड ग्राफ आ गया, किस किस के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं भाई, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहां पर मैं कर देता हूं 1/p और यहां कर देता हूं मैं v, बात तो वही है। तो ग्राफ अभी भी कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि 1/v ऊपर 1/p नीचे लिखा हुआ है, v ऊपर लिखा हुआ है, या 1/v नीचे है, p ऊपर है, दोनों में ही ग्राफ सेम ऐसा ही आता है। क्लियर, तो आप ग्राफ को इस तरीके से बना सकते हो। चलिए और क्या बना सकते हैं ग्राफ को, इन दोनों को साफ कर लें। चलिए थर्ड ग्राफ क्या बन सकता है आपका, थर्ड ग्राफ आपका बन सकता है ग्राफ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्रेशर। ये ग्राफ तो मेरे को आपको बताना चाहिए खुद, किस तरह से आएगा। देखिए ये प्रेशर और ये प्रेशर वॉल्यूम। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपको मैंने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी आप प्रेशर चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज करने से ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चेंज होगी, तो दोनों का प्रोडक्ट तो लेकिन फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर को आप कितना चेंज कर लो, प्रेशर के चेंज करने पर हमेशा प्रेशर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये आएगा कब, वही सेम बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सेम बात आप यहां v के लिए भी कर सकते हो भाई, मैं यहां और करके भी लिख रहा हूं, p ले लीजिए या v ले लीजिए, ग्राफ ऐसा ही आएगा। प्रेशर ले लीजिए या वॉल्यूम ले लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर अपने आप चेंज होगा, तो उससे भी प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अच्छा एक खास बात भाई, जब हम इन ग्राफ स्टडी को गैस के स्टडी को गैस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो गैस के बिहेवियर को स्टडी करते टाइम आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि मास भी कांस्टेंट रखना है। गैस का मास को वैरी नहीं करना है, मास भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हम बताते मास के लिए, मोस्टली हम डिपेंड टेम्परेचर भी करते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि गैस का मास भी चेंज ना हो, गैस का मास भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, क्योंकि गैस का मास चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी भाई, उससे वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब बिहेवियर को स्टडी करना हो तो मास को भी क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट मास के लिए आप
बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये ग्राफ समझ आ गया। ये दो ग्राफ बन सकते थे आपके, प्रेशर के लिए अलग, वॉल्यूम के लिए अलग, लेकिन मैंने एक में ही काम आपका चला दिया। ठीक है, चलिए जी एक ग्राफ और करते हैं। इसको थोड़ा टाइम के लिए साफ कर देता हूं। आपको बता दिया मैंने कि मास भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और क्या उसका ग्राफ में, अगर मैं टेम्परेचर अलग अलग लेके देखता हूं कि भाई पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किस पे, T1 टेम्परेचर पे, उसके बाद T2 पे, उसके बाद T3 पे, ये सेम ग्राफ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहां पर लेते हैं प्रेशर और यहां हम लेते हैं वही PV। ठीक है, क्या लेते हैं, PV लेते हैं। अब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम था, T1 टेम्परेचर था, तो T1 टेम्परेचर पे PV की वैल्यू भी कम रहेगी। इसका मतलब PV की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है भाई, कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है गैस के टेम्परेचर पे। ये बात लिख लीजिएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा अपनी कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किस में, टेम्परेचर में। किस केस में, बॉयल्स लॉ वाले केस में। तो अब मैं टेम्परेचर को देता हूं बढ़ा, तो अब मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया, T1 कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, T2 किया, तो ग्राफ यहां पहुंच गया, फिर T2 पे आ गया। फिर और टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्राफ यहां पहुंच गया, फिर T3 आ गया। ठीक है, यहां पर गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि T1 टेम्परेचर कम है T2 से और T2 कम है T3 से। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी PV की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, रहेगी कांस्टेंट इन दोनों में, लेकिन ये ग्राफ जो है वो आपका बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया, ये आपका एक ग्राफ और हो गया। इसी में लास्ट एक ग्राफ कर सकते हैं हम। आसान लगा टॉपिक या मुश्किल था, आसान था ना, समझ में आ गया अच्छे से या नहीं आ रहा, मुझे बता दिया जी, बता दिए बात समझ में आया कि नहीं आया, बताते होंगे आप, मैं बिना बताए मुझे कैसे कैसे आइडिया आएगा, है ना। चलिए तो एक लास्ट का ग्राफ करते हैं, इसको 5th नंबर देते हैं, ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन log P बेस 10 होना चाहिए भाई एंड log V। ओके, दो बेस होते हैं log के, एक E नेचुरल और एक 10 वाला, तो 10 वाला यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको इक्वेशन दी थी, क्या इक्वेशन दी थी कि logarithm of P is equal to logarithm of K minus logarithm of 10 सॉरी V। तो इसमें ग्राफ बनाना था हमें, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां क्या लेंगे logarithm of V, यहां क्या लेंगे logarithm of P। देखिए जब भी स्लोप नेगेटिव हो, जब भी स्लोप नेगेटिव हो यानी -1 है, तो हमेशा ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो ऐसे आता, और अगर स्लोप 0 होती तो कांस्टेंट रहेगा। ये जब 0 हो गया तो सिर्फ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ आता है, जब पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ जाता है, और जब 0 हो तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इससे आपको ग्राफ बनाने में इजी हो जाएगा। बस आप स्लोप देख लीजिए, जैसे यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा, आएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन नीचे की तरफ आएगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ बन गए, इसके बॉयल्स ला के सारे अच्छे से आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलिए अब करते हैं एक न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लॉ को हमें यूज करना है। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन आज का बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए वो आपसे कह रहे हैं कि एक सैंपल है ऑक्सीजन गैस का, जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 100 ml, और जब उसकी वॉल्यूम 100 ml थी तो उस टाइम पे उस गैस का प्रेशर था 740 टोल। ओके, फिर मैंने क्या किया, कह रहे हैं कि अब उसकी वॉल्यूम मुझे कम करनी है, कितनी कम करनी है, 540 ml तक लेके आनी है। तो कह रहा है कि कितना प्रेशर लगना चाहिए कि उसकी वॉल्यूम जो है वो 540 ml तक आ जाए। क्लियर, तो स्टार्टिंग में जब वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास, तो स्टार्टिंग में क्या मानते हैं V1 वो कितनी थी 800 ml, यही थी, और जब वॉल्यूम इतनी थी तो प्रेशर कितना था, प्रेशर था हमारा 740 टोर का। ठीक, ध्यान रखिएगा भाई कि सारी यूनिट्स आप सेम रखी हैं लगभग। अब यहां वॉल्यूम कितनी है आपकी, जो नई वॉल्यूम है वो कितनी हो गई 540,
और इस वॉल्यूम के लिए क्या कैलकुलेट करना है, उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है। ये करना है, कर देते हैं जी, बहुत इजी है। क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, आपस में हमेशा इक्वल होगा, ये कहा था। तो वैल्यू पुट कर लीजिए बस। प्रेशर कितना है 740, वॉल्यूम कितनी है 800, इक्वल टू P2 हमें पता करना है, V2 कितना है 540। तो यहां से P2 आ जाएगा 740 इंटू में 800 एंड डिवाइड बाय 540। तो इसको आप कीजिए कैंसिल यहां से, और कुछ भी होता हो तो वो भी कर लीजिए। होता है क्या, नहीं होता तो नहीं होता, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा और आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा 100 टोर के आसपास। इसका आंसर आना चाहिए भाई 100 टोर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, बट आई थिंक 100 टोर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो अभी घर के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए जी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके दो क्वेश्चन बॉयल लॉ से रिलेटेड। ज्यादा नहीं दिया मैंने आपको करने के लिए, आप दो ही ट्राई कीजिएगा, पहले इनको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। और एक खास बात नहीं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि एडिशनल प्रेशर कितना हमें करना चाहिए। तो एडिशनल प्रेशर में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये प्रेशर निकालना जिस प्रेशर पर वॉल्यूम होगी, लेकिन एडिशनल पूछ रहा है कितना प्रेशर बढ़ाएं, चेंज कितना लाना है प्रेशर में। तो जो पहले वाला प्रेशर है उसमें से नए वाला प्रेशर माइनस करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले वाला प्रेशर आपका दिया होता 740 के आसपास आई थिंक, उसमें से आपको 100 जो माइनस करना है, तब आपके पास आंसर आएगा। क्लियर, वरना आपका क्वेश्चन कंप्लीट ठीक है। ओके, अच्छा जी, एक बात और बता देता हूँ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं, उससे कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था, एक इक्वेशन पूछ हुई थी बॉयल लॉ से रिलेटेड ही, वही आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, होता ये है कि पीवी क्या होता है हमारा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत 11th क्लास को डिफरेंशिएशन बताया गया होगा फर्स्ट चैप्टर में, मैथमेटिकल टूल्स में। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो वहां क्या होगा, पी को एज रखिए और यहां क्या लिख दीजिए आप, यहां सॉरी क्या कीजिए आप, पहले यहां पे v को एज रखिए और d को ले डिफरेंशिएशन, तो vdp हो गया। ऐसे आप p को एज रखिए और यहां dv कर लीजिए, और यहां कांस्टेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम dp बाय dv निकाल सकते हैं। तो dp बाय dv कितना आएगा, यहां से इसको ऊपर लिख रहा हूं, dp बाय dv कितना आएगा, यहां से dp बाय dv आपका आएगा कितना, माइनस का p बाय v। ओके, या और कैसे लिखते हो, तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ये भी एक फॉर्म है दिखाने की। या कैसे दिखा सकते हो कि dp बाय p इज इक्वल टू dv बाय v और माइनस का, ये भी एक तरीका उसका दिखाने का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपकी बॉयल लॉ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है, तो इनको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, बॉयल्स लॉ। मैरिकुलम में देखिए एक दो क्या होता है बॉयल्स लॉ, वो हमने देखा, और इक्वेशन सारे हमने देखी, ग्राफ देखे। तो कल करेंगे हम बिल्कुल नया लॉ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लियर, याद रखें। तो अभी देते हैं वाणी को राम, ऑल द बेस्ट।